अब जो थर्ड चीज जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, थर्ड चीज क्या है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि वीडियो के एंड होते होते आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैं सीए नहीं बनी तो क्या होगा, ये जो मेरा गोल है वो मुझे अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो मैं फेल होने की तैयारी नहीं करा रही इस वीडियो में, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद पास हो सकता है तो वो फेल भी हो सकता है, और फेलियर का रेशो तो ज़्यादा ही होता है पास से। और एक समय के लिए एक स्टूडेंट ये मान सकता है कि वो फेल एग्जाम है, बट ये नहीं मान सकता कि वो पास है, चाहे वो कितना पास में कितना ही ज़्यादा रैंक होल्डर हुआ या कभी ना फेल होने वाला बच्चा हो, या कितना ही अच्छा उसने एग्जाम क्यों नहीं दिया है, वो 100% तो नहीं बोल सकता कि वो पास होगा एग्जाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर या इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है होना स्टूडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा टाइम तो पढ़ने से ज़्यादा टाइम तो इसी में निकल जाता है, यही सोचने में निकल जाता है कि अगर मैं फेल होंगी तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि वीडियो के एंड होते होते आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। देखिए मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल ही लूँगी, और ये एग्जाम्पल ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं सीए इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुई हूँ और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। तो मुझे थर्ड अटेम्प्ट में समझ में आ गया था कि मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से मैं पास नहीं हो पाई थी। सेकंड अटेम्प्ट का जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं फेल थी, मॉर्निंग में रिजल्ट आया था, मैं फेल थी, मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैं फेल थी। इवनिंग में, मॉर्निंग में रिजल्ट आया फेल, इवनिंग में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया चुपचाप। अब ये लाइब्रेरी ज्वाइन करने का क्या मतलब है, इसका सबसे बड़ा सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, ये एक्सेप्टेंस। आप फेल हुए हो, इसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। आपको सबसे पहला स्टेप जो है ना उठाना है कि आपको अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, एक्सेप्टेंस से क्या होगा, देखो आपकी ईगो जो एरोगेंस जो है ना कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो फेल ही नहीं हो सकती, ये सब बाहर चला जाता है, क्योंकि अब इन सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा रिजल्ट मेरे सामने है और मैं फेल हूँ। और इसको एक्सेप्ट करना अपने दिल से बहुत ज़रूरी है। आपको ये मानना होगा कि आपने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं। तो सबसे बड़ा रूल जो यहाँ आता है एक्सेप्टेंस का, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो अगले के 4 महीने जो है वो पूरे वेस्ट होने वाले हैं, और हो सकता है कि अगला अटेम्प्ट का जो रिजल्ट होगा वो फिर से सेम ही आता है। देखो अब जो 2 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो मैंने क्या किया था कि मैंने एक प्लान बनाया था। उस प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी थी, जो मुझे आज लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने अपना स्टार्टिंग का 1-1.5 मंथ जो है फेल होने के बाद, स्टार्टिंग का 1-1.5 मंथ जो है वो मैंने पूरा महीना, अप्रॉक्स 1 महीना था, वो पूरा महीना मैंने सिर्फ अपने वीक सब्जेक्ट पे दिया था। और मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा था, टेक्स्ट। मैंने पूरा 1 महीना सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। बाकी के 7 सब्जेक्ट थे उसको मैंने पीछे छोड़ रखा था और सिर्फ टेक्स्ट ही पढ़ा था, क्योंकि अगर मैं 2 बार फेल हो रही हूँ तो मैं सिर्फ मेरा जो मेन रीज़न था वो टेक्स्ट का था। तो मैंने अपना 1 महीना पूरा टेक्स्ट को दिया था, टेक्स्ट मतलब जो मेरा वीक सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने 2-3 सब्जेक्ट एक साथ उठाए जो मेरे टेक्स्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट थे। अब आपका जब आप प्लान बनाते हो ना, कि प्लान वेरी करता रहता है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा सजेशन तो ये आता है ना कि आपको अपना प्लान बनाने में बिल्कुल भी हरी नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, पूरा 1 हफ्ता ले लो प्लान बनाने के लिए, बट वो प्लान ऐसा होना चाहिए ना कि आप बाद में ये ना सोचो कि मुझे अब इसको चेंज करना है, क्योंकि 4 महीने आपके पास टाइम है, उसमें आप प्लान बनाओगे भी, उसको एग्जीक्यूट भी करोगे, फिर चाहते हो कि मैं उसको चेंज भी करूँ, तो ऐसा नहीं होना है। आपको एक ही बार जितना समय लेना है ना, अच्छे से ओवरव्यू करके समय ले लो और अपना प्लान पूरा अच्छे से बनाओ। पूरे 4 महीने का आपको कब क्या करना, हर एक मिनट का शेड्यूल बनाना है आपको। देखो अब उसी प्लान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैंने एक साइड अपना पूरा शेड्यूल बनाया, पूरा प्लान बनाया, हर एक मिनट का प्लान था कि मुझे कब क्या करना है। अब उसी प्लान का दूसरा पहलू क्या था, दूसरा साइड क्या था मेरा, मैंने 8 सब्जेक्ट, मेरा ओल्ड सिलेबस था, मेरा 8 सब्जेक्ट था, 8 सब्जेक्ट के नेम लिखे और उसके सामने अपने नंबर लिखे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर चाहिए। और ये नंबर जो है वो जेन्युइन थे, कि और ऐसा नहीं था कि ऐसा जब बोलते हैं ना कि अगर आपको 90 लेना है तो आपको 100 सोचना पड़ेगा, नहीं, मैं 90 नहीं ला पाती थी, मैं 90 मेरे बस के नहीं था। तो मेरे को जितना लगता था कि मैं 4 महीने में इतना प्रिपरेशन कर पाऊंगी, मेरा जो लेवल है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जितना मुझे समझने में टाइम लगता है, उस हिसाब से अगर मैं इस हिसाब से पढ़ती हूँ तो मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने 8 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिपेयर कर लिए थे, और मैं उस मार्क्स को एक बार लिख के अपने दिमाग में ये गड़ा लेना है, ये अच्छे से बांध लेना है कि किस सब्जेक्ट में मैंने कितना लिखा है और उस हिसाब से मुझे कितने कौन से सब्जेक्ट में कितना एफर्ट डालना है। अब देखो उस प्लान से होता क्या था, प्लान जो मैंने शेड्यूल बनाया था हर एक मिनट का, और दूसरा से मैंने रिजल्ट कार्ड बनाया था अपना खुद का। उससे क्या होता था कि मेरा हर एक मिनट बन चुका था, मुझे कब क्या करना था अच्छे से पता था। और रिजल्ट कार्ड जो मैंने बनाया था उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा मेहनत करना है, मेरा लेवल क्या है उस सब्जेक्ट में, और जितना जो मैंने मार्क्स लिखा है क्या वो वर्थ इट है, क्या मैं वो ला पाऊंगी। और वो लाने के लिए मुझे अपना हर एक मिनट
जो मैंने शेड्यूल किया है वो मुझे पूरा करना, हर एक टास्क पूरा करना है। तो आपको जो मेरा जो रिजल्ट कार्ड होता था ना, जो मैंने खुद बनाया था, वो एज अ मोटिवेशन काम करता था कि मुझे इतने मार्क्स मुझे चाहिए, और इतने मार्क्स पाने के लिए मेरा जो प्लान है, जो मेरा शेड्यूल है हर एक मिनट का, वो मुझे फॉलो करना है। अब जो थर्ड चीज जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, थर्ड चीज क्या है, मेकिंग अ प्लान बी। देखो ये प्लान बी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्लान बना रहे थे ए कि आपको ये 4 महीने कैसे गुजारने हैं, आपको कब क्या करना है, उसी समय आपको एक प्लान बी भी बनाना है। आपको उस प्लान बी में लिखना है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। देखो जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, ये डिसीजन ले लिया था कि मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं थर्ड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से दूँ। मैंने ये अपने दिमाग में क्लियर कट बना लिया था कि अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुई तो ठीक है, उसके बाद आई एम गोइंग टू क्विट सीए। मैंने ये सोच लिया था कि इसके बाद अब मैं सीए नहीं करूँगी अगर मैं फेल हुई तो, क्योंकि अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट में अपना पूरा 100% देने के बाद भी अगर मैं पास नहीं हो रही हूँ तो आई थिंक सीए इज नॉट द फील्ड फॉर मी, मैं छोड़ दूंगी बस। तो छोड़ने के बाद अब क्या, तो मैंने प्लान बी बनाया, अपने आप को खुद को एनालाइज किया कि मेरे में क्या क्या स्किल्स है और ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको थोड़ा और टाइम देने के बाद वो ऐसी स्किल बन जाएगी जिसके लिए मुझे कोई पे कर सकता है। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, थोड़ा टाइम दिया और 3-4 ऑप्शन निकाले कि अगर मैं सीए नहीं बनी ना तो मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन नहीं है, मैंने ये क्लियर कर अपने दिमाग में कर लिया था और मैंने एक अपना प्लान बी बनाया। प्लान बी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपके पास प्लान बी है तो आपको अपने प्लान ए पे पूरा विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये होता है। बट ये सब बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। अगर आप फेल होंगे, अगर आपके पास इतनी पावर और है कि आप फिर से एग्जाम दो, वेल एंड गुड, आप दे सकते हो। बट अगर आप थक चुके हो, फिर से एग्जाम्स आपको नहीं देना, आप थक चुके एग्जाम दे देगा, आप उस लूप से बाहर निकलना चाहते हो, अब आपको ये समझ में आता है कि ये जो फील्ड है ये मेरे लिए नहीं बना है, तो ओके ना, निकल जाओ यहाँ से। जो भी आप कोर्स कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप बार-बार एग्जाम दे रहे हो, आपको समझना होगा दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। तो मुझे की बात करते हैं कि प्लान बी से क्या होगा। देखो प्लान बी से मेरा सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा टेंशन था ना, वो खत्म हो चुका था, क्योंकि अब मुझे पता था कि फेल अगर मैं हो जाऊंगी तो क्या होगा। क्योंकि मेरा आधा ज्यादा समय तो यही सोचने में निकल जाता था कि अगर मैं सीए नहीं बनी तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। बिकॉज नाउ आई नो व्हाट विल हैपन इफ आई फेल। मुझे अब पता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो मुझे अब क्या करना है। मुझे इसकी टेंशन नहीं कि कौन क्या बोलेगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मैं आगे फ्यूचर में मेरा क्या होगा। बिकॉज नाउ आई नो, मुझे पता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो मुझे ऐसे प्रोसीड करना है, ये काम करना है, दैट्स नॉट ओके। क्योंकि ये तो मेरे दिमाग में पूरा क्लियर कट था कि अगर मैं फेल हुई थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट नहीं देने वाली, बिकॉज आई वाज टायर्ड, मैं थक चुकी थी, मुझे अटेम्प्ट नहीं देना था। और मुझे याद है जब मेरे थर्ड अटेम्प्ट के एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने सारे कॉपी किताब तो कार्टून में बांध के साइड कर दिए थे, क्योंकि अगर मैं पास हुई तो मुझे फाइनल पढ़ना है और फेल हुई तो वैसे मुझे सीए क्विट करना है। देखिए एक फोर्थ पॉइंट है जो मैं नहीं डिस्कस यहाँ करना चाहती थी, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना इस पार्ट को इग्नोर कीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बिकम अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल। अब देखो स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन रात भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी, नहीं। स्पिरिचुअल मीन्स, मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे गॉड को पॉइंट नहीं करना चाहती हूँ, किसी भगवान को नहीं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इस वर्ल्ड में कोई एक पावर है जिस पूरे वर्ल्ड को संभालती है, मुझे ऐसा बिलीव होता है। और वो पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और इतनी ज़्यादा प्योर है कि किसी भी आम इंसान को वहाँ पे पहुँचना, उसके टच में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट उसके टच में ना सही, उसके वे में तो जा सकते हैं। और उसके वे में जाने के बस कुछ ही 2-4 वे जो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके पास ये फीलिंग है, ये पावर है कि आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सकते हो, तो आप उस पावर की तरफ आराम से बढ़ सकते हो। अगर आप दूसरे की हेल्प करके खुश हो सकते हो तो आप उस वे की तरफ आराम से बढ़ सकते हो, आप उस वे की तरफ ही हो। और अगर आप अपने एरोगेंस, ईगो को हटा सकते हो, अपने अंदर से भगा सकते हो, पूरी तरीके से इसका त्याग कर सकते हो, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट स्पिरिचुअल पावर, दैट प्योर पावर। सो ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा बिलीव है। और बस देखो, मैं इस पॉइंट को सही से समझा नहीं पा रही हूँ, बट जिसने भी इस पॉइंट को समझा होगा ना, आई एम डैम श्योर कि उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहला हमें एक्सेप्ट करना है, जो भी रिजल्ट है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद बिना कोई समय गवाए आगे की तरफ बढ़ना है। दूसरा क्या है कि आपको प्लान बनाना है। प्लान बनाना है, कौन सा प्लान, उसी में 2 चीज़ थी कि आपको एक प्लान बनाना है अपने शेड्यूल का, आपका आने वाला जो 4 महीने है उसको आपको कैसे बिताने हैं, और उसी के साथ आपको अपना एक मार्कशीट बनाना है जो एक एज अ मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तीसरा चीज़ क्या है, आपको अपना प्लान बी बनाना है, जिससे आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी कि अब आपके पास ये टेंशन नहीं रहेगा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, क्योंकि अब आपको पता है प्लान बी के थ्रू कि अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको कैसे प्रोसीड करना है।
और जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको मानना है तो ठीक है, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बिकम अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स टू गोइंग टूवर्ड्स दैट प्योर पावर। उस प्योर पावर जो है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी तरफ अपने आप को थोड़ा समर्पित करना है, कह सकते हैं अपने आप को पूरा उस पावर की तरफ सरेंडर कर देना। एंड दैट्स इट।